हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा जो के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड, आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 7 डिस्कशन करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत में अभिलेख। तो आज हम अभिलेख के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं वो इतिहास में कितना बड़ा योगदान देते हैं। उसके विषय में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वीडियो के विषय में अगर जिक्र किया जाए तो लेक्चर नंबर 6 में हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत को क्लासीफाई किया था 2 भागों में। एक भाग था जिसे बोला जाता था पुरातात्विक साक्ष्य अथवा पुरातात्विक स्रोत, मतलब कि ऐसे स्रोत जो हमें लिखे हुए मिले नहीं हैं लेकिन उनके आधार पर भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं अथवा प्राचीन स्रोत कहते हैं। दूसरा साक्ष्य ऐसा था कि जो लिखे हुए प्रमाण हमें मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिखित साक्ष्य। क्योंकि इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 आधारों पर ही करते हैं। पहला आधार ऐसा है जिसे बोला जाता था पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा आधार ऐसा है जिसे बोलते हैं लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में वो साक्ष्य आते हैं जो इंसानों के द्वारा लिखे गए थे। क्योंकि यदि हम बहुत समय की बात करें या प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत समय जब जाते हैं पहले, तो वहाँ पर इंसान लिपि एवं लेखन शैली के विषय में जानता नहीं था, तो उसने इतिहास के विषय में कुछ चीज़ें लिखी नहीं हैं। तो वो जो प्रमाण के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि पुरातात्विक वस्तुएं या कोई भी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो उसके विषय में भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी हासिल हो जाती है। और दूसरा साक्ष्य ऐसा है जिसमें लिखित साक्ष्य आता है। तो लिखित साक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक साक्ष्य ऐसा है जो हम पढ़ेंगे भारतीय साहित्य, क्योंकि भारतीय साहित्य के द्वारा भी हमें बहुत सारे इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाते हैं। और दूसरा साक्ष्य ऐसा था जिसे बोला जाता था विदेशी यात्री विवरण, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री भी आते थे। यहाँ की संस्कृति के विषय में, यहाँ के रहन सहन के विषय में या यहाँ के जितने भी चीज़ें यहाँ पे घटनाएं होती थी उसके विषय में देखते थे और उनके विषय में उन्होंने लिखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी यात्री विवरण कहते हैं। तो उसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत में जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, अभिलेख। क्योंकि इतिहास में अगर देखा जाए तो अभिलेख का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अभिलेख के आधार पर ही बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अभिलेख के आधार पर भी क्या किया है, इतिहास का वर्गीकरण कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, अभिलेख होते क्या चीज़ के, मतलब अभिलेख होते क्या हैं और ये कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के विषय में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत को जब हम अध्ययन करते हैं फ्रेंड तो इसे किस में क्लासीफाई करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो एक भाग को फ्रेंड क्या बोला जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, एक भाग ऐसा है जिसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक रूप से जिनके आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं ये भी इतिहास के विषय में हमें जानकारी देते हैं। और दूसरा जो साक्ष्य था हमने आपको बताया था, दूसरा साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य है जिसे क्या बोलते हैं, लिखित साक्ष्य। क्योंकि लिखित साक्ष्य के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। क्योंकि बहुत समय पहले की अगर बात किया जाए तो उस समय का इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ना तो उनके बीच कोई लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान था, तो उन्होंने इतिहास के विषय में लिखा नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, चाहे बर्तन मिल गए या बहुत सारे औजार मिल गए, पुरातात्विक जो औजार मिल गए या गुफाएं मिल गई या बहुत सारे जीवाश्म मिल गए, तो उनके आधार पर भी हम अध्ययन इतिहास के विषय में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि किस समय इन सब चीज़ों का विकास हुआ था, किस समय इन सारी चीज़ें उत्पन्न हुई थी। तो वो सब सारी चीज़ें किस में आती हैं फ्रेंड, पुरातात्विक साक्ष्य में। तो पुरातात्विक साक्ष्य में कुछ हमें लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं लेकिन हम उसे वर्तमान समय में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारी लिपियों का उस समय विकास हुआ था। तो उन्हीं कुछ लिपियों में से बहुत सारी ऐसी लिपि थी जिस लिपि के विषय में वो लिखे गए हैं उस लिपि की जानकारी हमें वर्तमान समय में नहीं है। तो इसीलिए इतिहास के विषय में हमें वहाँ से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए उसका अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही करते हैं। और जो दूसरा साक्ष्य है उसे क्या बोलते हैं, लिखित साक्ष्य। और लिखित साक्ष्य से भी हमें बहुत सारे इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाते हैं, क्योंकि भारत में जो लिखे गए साक्ष्य हैं उसे क्या बोलते हैं, भारतीय साहित्य
एंड उसके साथ साथ हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे यात्री विदेश से लोग आते थे, क्योंकि व्यापार भारत से विदेश के बीच होता था, तो वहाँ से भी लोग आते थे, तो वो भी इतिहास क्या किए हैं, भारत के विषय में लिखे हैं। तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है इतिहास के विषय में, जिसके विषय में हम आगे कंटिन्यू वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पुरातात्विक साक्ष्य में हमने पहला जो साक्ष्य आपको बताया था वो क्या था, अभिलेख। क्योंकि अभिलेख का बहुत बड़ा महत्व है और इन्हीं अभिलेख के आधार पर बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतिहास का वर्गीकरण कर दिया है। तो अभिलेख हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था इसमें भवन हो गया, ठीक है, भवन भी मिल जाते हैं, क्योंकि अभिलेख तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे भवन मिले हैं जो प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी देते हैं। एंड उसके साथ साथ भवन के साथ मूर्तियाँ, ठीक है, कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जो हमें इतिहास के विषय में जानकारी देती हैं, तो मूर्तियाँ मिल गई। एंड उसके साथ साथ चित्रकलाएँ, क्योंकि गुफाओं में चित्रकलाएँ हमें मिलती हैं, पिलर पर चित्रकलाएँ मिलती हैं, मतलब कहीं भी अगर चित्रकलाएँ मिल रही हैं तो उससे भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो अभिलेख हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकलाएँ हो गई। एंड उसके साथ साथ जानते रहना फ्रेंड जीवाश्म, क्योंकि जीवाश्म से भी हमें क्या होता है, इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। तो जीवाश्म में जैसे चाहे वो प्लांट का जीवाश्म हो, चाहे वो जंतु का जीवाश्म हो, या किसी एनिमल का जीवाश्म हो, या मानव का जीवाश्म हो, तो उसके आधार पर भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। क्योंकि जीवाश्म के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि किस समय पहले इन सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी। या जैसे कोई मानव का जीवाश्म मिलता है तो उसमें कार्बन रेडिएटिंग तकनीक के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि ये मानव धरती पर कितने समय पहले आया था। तो इन सभी के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हो गया, भवन हो गया, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकलाएँ हो गई, जीवाश्म हो गए, ये सारे चीज़ें जानते रहना फ्रेंड जो पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा साक्ष्य है जिनके आधार पर हम इतिहास के विषय में अध्ययन करते हैं, दूसरा साक्ष्य में आता है लिखित साक्ष्य। तो लिखित साक्ष्य में जानते रहना फ्रेंड, तो लिखित साक्ष्य में दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ऐसी है जिन्होंने जो भारत के द्वारा लिखी गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य। मतलब कि कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो हमारे भारत से ही मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य अथवा भारतीय साहित्य, ठीक है। तो भारतीय साक्ष्य में दो साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसमें जानते रहना, एक साहित्य ऐसा जिसे बोलते हैं संगम साहित्य, एंड दूसरा साहित्य इसमें मिलता है लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य। तो दो साहित्य के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। और लिखित साक्ष्य में दूसरा जो साक्ष्य है वो क्या है, विदेशी यात्री विवरण। क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आते थे और यहाँ के संस्कृति के विषय में जानकारी हासिल कर उन्होंने इतिहास के विषय में लिखा है, तो उसके आधार पर भी हम इतिहास के विषय में जानकारी लेते हैं। तो विदेशी यात्री विवरण में देखा जाए तो बहुत सारे यात्री आए हैं, जिसमें पहला यात्री हम पढ़ेंगे यूनानी, मतलब यूनान से कई सारे यात्री आए थे जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है, तो उसे हम विदेशी यात्री विवरण कहते हैं। एंड उसके साथ साथ यूनानी के साथ साथ चीनी यात्री भी, मतलब कि जो मुख्य रूप से हैं चीनी यात्री भी हमारे भारत में आए थे। इन्होंने भारत के विषय में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिससे हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ इसी में एक यात्री और हम पढ़ेंगे, अरबी यात्री। तो ये तीन मुख्य यात्री हैं जिनके आधार पर हम इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। जब हम इतिहास के विषय में अध्ययन करते हैं तो दो प्रमाण हमारे पास इतिहास के विषय में आते हैं। पहला प्रमाण ऐसे हैं कि पहला प्रमाण हम ये ले लेते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। क्योंकि बहुत समय पहले की अगर इतिहास के विषय में जानकारी हासिल किया जाए तो उस समय बहुत सारे हमें लिखे हुए प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो उनका अध्ययन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि हम उनका अध्ययन किसके आधार पर करें, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करें। क्योंकि इतिहास के विषय में अगर जानकारी हासिल करनी है तो यदि हमें लिखे हुए साक्ष्य अथवा लिखे हुए प्रमाण नहीं मिलते तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी उसका क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। और दूसरा साक्ष्य ऐसे हैं क्योंकि जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन होता गया, मानव का विकास होता गया, मानव ने लिपि एवं लेखन शैली के विषय में जानकारी हासिल की, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तब उन्होंने जाकर इतिहास के विषय में लिखा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित साक्ष्य। और लिखित साक्ष्य में दो साक्ष्य हमारे इतिहास में आते हैं। पहला साक्ष्य ऐसा है जो हमारे भारत में ही लिखे गए, क्योंकि भारत के ही लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के विषय में लिखा है, तो उसके आधार पर भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है।
तो उसमें पहला साक्ष्य जिसे बोलते हैं भारतीय साहित्य अथवा भारतीय साक्ष्य, जिसमें हम दो साहित्य के विषय में पढ़ेंगे, एक है संगम साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। इन सब चीज़ों के विषय में मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हमने बताया था कि संगम साहित्य कितने हैं, लौकिक साहित्य कितने हैं, उन सब चीज़ों के विषय में हमने डिस्कशन किया था। और दूसरा जो विवरण है वो क्या है, विदेशी यात्री विवरण, मतलब कि दूसरा एक ऐसा प्रमाण है जो विदेश से लोग आते थे हमारे भारत में, यहाँ पर व्यापार करते थे या व्यापार के दृष्टिकोण से आते थे या भारत को देखने के लिए आते, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए आते या कुछ भी करने के लिए आते थे, तो वो हमारे भारत के विषय में क्या करते थे, लिखते थे। तो भारत के विषय में बहुत सारे ऐसे यात्री आए हैं जिन्होंने भारत के विषय में क्या किया है, लिखा है। उन्हीं कुछ प्रमुख यात्रियों में से जानते रहना फ्रेंड, एक यात्री हैं जिन्हें बोला जाता है यूनानी यात्री, और दूसरा यात्री ऐसे हैं जिन्हें चीनी यात्री के नाम से जाना जाता है, तीसरा यात्री हम पढ़ेंगे अरबी यात्री। ये तीन मुख्य रूप से यात्री हैं जो विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करते हैं भारत के इतिहास में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा प्राचीन इतिहास के स्रोत में अगर देखा जाए तो जो अध्ययन हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, अभिलेख के विषय में। आज हम पुरातात्विक साक्ष्य में पहला जो पार्ट डिस्कस करेंगे अभिलेख, और अभिलेख के विषय में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर अभिलेख होता क्या है और अभिलेख का इतिहास में क्या महत्व है, उसके विषय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अभिलेख का प्राचीन इतिहास में क्या योगदान है। ठीक है, तो जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो जानते रहना फ्रेंड प्राचीन इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास, अगर इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी प्रमाण अथवा साक्ष्य के आधार पर ही पढ़ते हैं। तो यदि हम किसी प्रमाण अथवा साक्ष्य के आधार पर इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को जानते रहना फ्रेंड हम क्या बोलते हैं, साक्ष्य अथवा प्रमाण कहते हैं, चाहे वो पुरातात्विक के रूप में हो चाहे वो लिखित साक्ष्य के रूप में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम डिस्कशन करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख। तो अभिलेख के विषय में जानते हैं कि आखिर अभिलेख है क्या। तो अभिलेख जानते रहना फ्रेंड, ठीक है। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ों पर क्या किया गया हो, लिखा गया हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, अभिलेख कहा जाता है। मतलब कि लिखे हुए प्रमाण किन्हीं चीज़ों पर मिले, चाहे वो पत्थरों पर मिले, चाहे वो लकड़ी पर मिले या गुफाओं में मिले या किसी भवन पर मिले, मूर्ति पर मिले, ठीक है, या किसी चीज़ों पर भी अगर लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख क्या है, तो अभिलेख के विषय में जानेंगे तो क्या लिखेंगे, कठोर पदार्थ पर लिखा गया, कठोर पदार्थ पर लिखा गया लेख अभिलेख लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। तो किसी भी कठोर पदार्थ पर यदि कोई लेख लिखा गया है तो उसे क्या बोला जाता है, अभिलेख कहा जाता है। कठोर पदार्थ में जैसे पत्थर आ गए, क्योंकि उस समय बहुत लोग जो लेखन शैली के इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा करके पत्थरों पर इस्तेमाल करते थे। तो पत्थर हो गया या उसके साथ कठोर पदार्थ होना चाहिए, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लकड़ी हो या उसके साथ साथ कोई धातु अथवा मेटल हो, क्योंकि बहुत सारी हमें मूर्तियाँ मिली हैं जिन पर लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं, तो उसके विषय में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अभिलेख का मतलब इतना जानते रहना कि कठोर पदार्थ पर लिखा गया अथवा उत्कीर्ण किए गए लेख को क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख में जैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हो गई, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे क्या लिखेंगे, ठीक है, पत्थर। तो पत्थर पर भी जानते रहना फ्रेंड लेख लिखे जाते थे, तो ये भी जानते रहना क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। पत्थर के साथ साथ जानते रहना धातु, मतलब धातुओं पर भी क्या किया जाता था, लेख लिखा जाता था। और जो मुख्य रूप से धातु यहाँ पर थी जिस पर लेख लिखे जाते थे वो जानते रहना फ्रेंड ताम्र, मतलब तांबा की धातुओं पर बहुत सारे ऐसे में लेख मिले हुए हैं जो जानते रहना अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं। तो अभिलेख क्या है, किसी कठोर पदार्थ पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। और अभिलेख जो लिखे गए हैं किन किन चीज़ों पर लिखे गए हैं, पत्थर पर लिखे गए हैं, मतलब पत्थर पर लिखे हुए मिले हैं, धातु पर लिखे हुए मिले हैं एंड उसके साथ साथ लकड़ी। तो कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जो लकड़ी पर भी लिखे गए हैं। तो जानते रहना फ्रेंड कठोर पदार्थ पर यदि कोई लेख लिखा गया है तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख जानते रहना फ्रेंड किन किन चीज़ों पर हमें मिल जाते हैं, पत्थर, मतलब किसी पत्थर जैसे पिलर पर लिखा गया हो या किसी
शिलालेख, मतलब शिलालेख भी हम पढ़ेंगे, शिलालेख पर लिखा गया हो या किसी गुफा पर लिखा गया हो, तो मतलब कठोर पदार्थों पर लिखा गया हो। बर्तन पर भी बहुत सारे लिखे हुए लेख मिलते हैं जिसे हम अभिलेख की श्रेणी में ही लेते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे कि कठोर पदार्थ पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। जैसे पत्थर हो गया, धातु हो गया एंड लकड़ी, एंड उसके साथ साथ जानते रहना बर्तन। तो ये सारी चीज़ें जानते रहना, इस पर हमें लिखे हुए प्रमाण मिले हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं अभिलेख के प्रकार कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अभिलेख जो लिखे जाते थे वो किसी न किसी प्रकार के रूप में लिखे जाते, क्योंकि अभिलेख कई प्रकार के हैं। तो उन्हीं प्रकारों के विषय में डिस्कशन करते हैं कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं और क्यों अभिलेख लिखे जाते थे और कौन इसे लिखवाता था और किस लिए लिखवाता था। इन सब चीज़ों के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अब उसके बाद लिखेंगे अभिलेख के प्रकार। अभिलेख के प्रकार, तो जो अभिलेख के प्रकार हैं फ्रेंड, इसमें आप याद रखे रहेंगे अभिलेख कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। एक ऐसा अभिलेख होता था जिसे बोलते हैं सरकारी अभिलेख, मतलब कि जो राजाओं के द्वारा लिखाए जाते थे। मतलब उस समय, अगर बहुत समय के पहले की बात किया जाए तो उस समय जानते रहना कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के राजाओं के द्वारा बहुत सारे लेख लिखाए जाते थे। अगर वो कठोर पदार्थ पर लिखाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अब कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जो इंसान स्वयं लिखवाता था, मतलब स्वयं लिखवाकर कहीं पर लगवा देता था, उसे क्या बोलते हैं? निजी अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो अभिलेख कितने प्रकार के हैं? पहला अभिलेख है जिसे बोलते हैं सरकारी अभिलेख। तो पहला हम पढ़ेंगे सरकारी अभिलेख, ठीक है। पहला अभिलेख है सरकारी अभिलेख। मतलब सरकारी अभिलेख कौन सा अभिलेख है? ये किसी राजा के द्वारा क्या किया जाता था? लगवाया जाता था या राजा के द्वारा लिखवाया जाता था। तो सरकारी अभिलेख किसे कहते हैं? तो शासक के द्वारा, यह अभिलेख किसके द्वारा लगाया जाता था? शासक, ठीक है। शासक के द्वारा लगाया जाता था। शासक के द्वारा लगाया जाता था। और ये शासक के द्वारा क्यों लगाया जाता था? सरकारी अभिलेख इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शासक किसी अभिलेख को लगवाता था तो उस पर जानते रहना बहुत सारे लेख लिखे होते थे, जैसे नियम कानून के विषय में लिखे होते थे या किसी राजाज्ञा के विषय में लिखे होते थे। तो आप याद रखे रहेंगे उससे क्या बोलते हैं? सरकारी अभिलेख कहा जाता है। तो सरकारी अभिलेख क्या कहलाता है? तो इसमें जानते रहना किन किन चीज़ों के विषय में वर्णन हमें मिल जाता है। जैसे शासन व्यवस्था के विषय में, शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी हमें मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ नियम कानून, ठीक है, नियम कानून, शासन व्यवस्था हो गया, नियम कानून हो गया। एंड उसके साथ साथ जानते रहना या कोई राजाज्ञा हो, ठीक है, मतलब राजा का कोई आज्ञा हो, ठीक है, या कोई राजाज्ञा हो आदि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानते रहना। यदि किसी लेख पर हमें लिखे हुए मिलते हैं तो उस अभिलेख को क्या बोला जाता है? सरकारी अभिलेख कहा जाता है। तो सरकारी अभिलेख जानते रहना फ्रेंड किसके द्वारा लगाया जाता था? राजा के द्वारा। जो विभिन्न प्रकार के राजा होते थे वो अपने नियम कानून को पारित करने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे। तो उन्हीं अभिलेखों पर जो चीज़ें लिखी जाती थी उन्हीं के आधार पर हम उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं? सरकारी अभिलेख के द्वारा, सरकारी अभिलेख की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि शासक के द्वारा लगाया जाता था और उसमें शासन व्यवस्था के विषय में, नियम कानून के विषय में एंड उसके साथ साथ राजाज्ञा आदि के विषय में जानकारी उसमें हमें मिल जाती है। और जो दूसरा अभिलेख आता है उसे क्या बोलते हैं? निजी अभिलेख। तो दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? निजी अभिलेख, ठीक है, निजी अभिलेख। और निजी अभिलेख में भी मतलब कि निजी अभिलेख वह अभिलेख है जो किसी निजी व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? निजी व्यक्तियों के द्वारा, निजी व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता था, लगाया जाता था। तो निजी व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता था। तो जो निजी व्यक्तियों के द्वारा अभिलेख लगाया जाता था उसे फ्रेंड क्या बोलते हैं? हम उसे हम बोलते हैं निजी अभिलेख, ठीक है। तो निजी अभिलेख में अगर जानते रहना फ्रेंड, जैसे कोई पर्सनल किसी लेख को लिखवाकर कहीं पर लगा दे, चाहे वो राजा के द्वारा अगर लगाया जा रहा है जिसमें शासन व्यवस्था, नियम कानून, इन सब चीज़ों के विषय में अगर जानकारी दी गई है तो उसे जानते रहना उसे क्या बोलते हैं? सरकारी अभिलेख कहते हैं, जो किसी शासक के द्वारा लगाए जाते हैं। अब कुछ अभिलेख ऐसे हमें मिले हैं, जैसे गरुड़ स्तंभ लेख एक मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख जानते रहना
किस कैटेगरी में आता है फ्रेंड? वो निजी अभिलेख में आता है, क्योंकि वो किसी एक पर्सनल निजी व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया था, वो किसी शासक के द्वारा लगाया नहीं गया था, तो उसे क्या बोलते हैं हम? निजी अभिलेख कहते हैं। अब निजी अभिलेख जो जिसने लगाया था उसे क्या बोलते हैं? हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ लेख हमें मिलते हैं जिन्होंने लगाया था, तो जानते रहना किस कैटेगरी में आता है? निजी अभिलेख में आता है। तो निजी अभिलेख उसे कहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें, जैसे लिख लेंगे गरुड़ स्तंभ लेख। तो गरुड़ स्तंभ लेख आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, ये एग्जाम्पल किसका है? ये है निजी अभिलेख का, क्योंकि ये किसी निजी व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता है, शासक के द्वारा नहीं लगाया जाता था, उसी को हम क्या बोलते हैं? निजी अभिलेख कहते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे, एक है सरकारी अभिलेख जो शासक के द्वारा लगाया जाता था, जिसमें शासन व्यवस्था, नियम कानून, राजाज्ञा, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी उसमें लिखी जाती थी। और दूसरा जो अभिलेख है वो निजी अभिलेख है, इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति उस लेख को लिखवाकर लगवाता था, उसे निजी व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता था, जैसे गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है, जो हेलियोडोरस के द्वारा लगाया गया था। तो ये आप याद रखे रहेंगे। ये है अभिलेख के प्रकार, एक है सरकारी अभिलेख और उसके साथ साथ दूसरा है निजी अभिलेख। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अभिलेख और भी कितने प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार। तो स्वरूप के आधार पर भी अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, तो उसके विषय में जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि स्वरूप के आधार पर यदि अभिलेख के विषय में देखा जाए तो हमारे पास कितने प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार। स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार। स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार। तो जो स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार हैं वो जानते रहना फ्रेंड, इसमें हम कई सारे, ठीक है, प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार अगर स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो पहला प्रकार है स्तंभ लेख। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेख क्या है? जिसे बोलते हैं पिलर एडिक्ट। मतलब पिलर एडिक्ट मीन्स होता है कि किसी पिलर पर लिखा गया हो। ठीक है, यदि किसी पिलर पर लिखे हुए हमें प्रमाण मिलते हैं लेख के रूप में तो उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं। तो ये स्वरूप के आधार पर पहला जो लेख है इसे स्तंभ लेख कहा जाता है। तो स्तंभ लेख में जैसे क्या होता था, स्तंभों पर लिखे जाते या पिलर पर लिखे जाते थे, इसीलिए इस लेख को क्या बोलते हैं? पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। और स्तंभ लेख में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो फ्रेंड, इसमें आप याद रखे रहेंगे अशोक के स्तंभ। ठीक है, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, तो इसी में से एक स्तंभ लेख है जिसे क्या बोलते हैं? अशोक के स्तंभ। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ आप जानते रहेंगे फ्रेंड, आगे पढ़ेंगे। तो अशोक ने बहुत सारे स्तंभ को लिखवाया है, इसीलिए इसे हम पढ़ेंगे किसमें? स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख। ठीक है, तो आप याद रखे रहें अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ जानते रहना, उसमें स्तंभ लेख के विषय में जानकारी देते हैं। तो अशोक ने बहुत सारे लेख पिलर पर लिखवाए हैं, इसलिए उसे पिलर एडिक्ट्स के नाम से जाना जाता है अथवा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। तो उदाहरण अगर फ्रेंड पूछेगा तो स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो आप याद रख रहे हैं अशोक कालीन। मतलब अशोक के द्वारा बहुत सारे लेख लिखवाए गए हैं जो स्तंभों पर लिखवाए गए हैं अथवा पिलर पर लिखाए गए हैं, इसीलिए उसे स्तंभ लेख कहते हैं। दूसरा जो इसमें लेख मिलेगा फ्रेंड वो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड शिलालेख। शिलालेख मीन्स होता है किसी पत्थर पर लिखे जाते थे, ये भी पत्थर पर लिखे जाते थे लेकिन ये पिलर के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब लंबवत। जैसे एक पिलर बनाया जाता था, पिलर अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल बना के आपको दिखाऊँ तो इस टाइप के पिलर बनाया जाता था और इन्हीं पर जानते रहना बहुत सारे ऐसे पिलर बना के इन्हीं पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, उसी को क्या बोला जाता है? अशोक के स्तंभ। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ पर बहुत सारे लेख मिले हैं, इसीलिए उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। और दूसरा चीज़ जो स्वरूप के आधार पर लेख मिलता है उसे क्या बोलते हैं? शिलालेख। तो शिलालेख जानते रहना फ्रेंड, शिलालेख क्या होता है? कोई पत्थर होता है वर्गाकार पत्थर, मतलब अगर शेप में देखा जाए तो ऐसे, ठीक है, ऐसे पत्थर होता था। इन सब चीज़ों पर क्या किए जाते थे? बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, तो इसलिए इस लेख को क्या बोलते हैं? शिलालेख कहते हैं। तो शिलालेख बहुत सारी चीज़ों का होता था, चाहे वो पत्थर का हो चाहे किसी धातु का हो। तो याद रखे रहना स्वरूप के आधार पर पहला जो लेख है वो है स्तंभ लेख, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में अशोक के स्तंभ है, और दूसरा है शिलालेख। और शिलालेख जानते रहना अशोक कालीन के जो शिलालेख हैं इसमें क्या लिखेंगे? जैसे करके, जैसे इसमें लिखेंगे अशोक कालीन। ठीक है, अशोक कालीन शिलालेख, कालीन शिलालेख। तो अशोक कालीन बहुत सारे शिलालेख मिले हैं फ्रेंड,
ठीक है। तो ये जानते रहना अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख, बहुत सारे शिलालेखों के विषय में लिखवाया था। तो अगर एग्जाम्पल फ्रेंड क्वेश्चन आता है किसी कंपटीशन एग्जाम में कि शिलालेख किसके द्वारा लिखाए गए थे, तो आप याद रखे रहेंगे सम्राट अशोक के द्वारा। और स्तंभ लेख के विषय में अगर पूछता है तो भी आप जवाब किसका देंगे, अशोक, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेखों के विषय में वर्णन किया है। और उसके साथ साथ शिलालेख जानते रहना, ये अशोक कालीन बहुत सारे शिलालेख हमें मिलते हैं पत्थरों पर लिखे हुए, और आज भी हम इन सभी शिलालेखों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी मंदिर वंदिर में हम जब कोई दान करते हैं या कोई भी चीज़ दान करते हैं तो एक पत्थर के ऊपर अपना नाम या क्या चीज़ें हमने दान किया वो सारी चीज़ें मेंशन करके उस मंदिर में लगा देते हैं। तो उस चीज़ को हम फ्रेंड क्या बोलते हैं, शिलालेख कहते हैं। या सरकार भी देखो बहुत सारे शिलालेख का इस्तेमाल कर, जैसे कहीं पर सड़क बन रहा है तो वहाँ पर पत्थर पर ठीक है कोई चीज़ें लिखवा कर यदि उसे किसी सीमेंट या किसी के द्वारा चुनवा देता तो उस चीज़ को जानते रहना फ्रेंड क्या बोलते हैं, शिलालेख। तो उसी संस्कृत को आज भी हम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ तीसरा जो स्वरूप के आधार पर फ्रेंड जानते रहना लेख है, उसे क्या बोलते हैं, गुहा लेख, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें गुफाओं पर लिखी हुई मिली हैं। तो इसलिए यदि गुफा पर कोई चीज़ लिखा हुआ लेख मिलता है तो उससे क्या बोलते हैं, गुहा लेख कहते हैं। तो अगला हम उसके बाद लिखते हैं क्या, गुहा लेख। गुहा लेख और गुहा लेख जानते रहना, इसका मतलब होता है कि गुहा मीन्स होता है गुफा। तो आप याद रखे रहें, गुफा पर बहुत सारे लिखे हुए लेख हमें मिल जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, गुहा लेख कहा जाता है। तो गुहा लेख का एग्जाम्पल आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, जैसे करके इसमें आप याद रखे रहेंगे अशोक के बराबर की गुफाएं, अशोक के बराबर की गुफाएं। तो अशोक के बराबर की जो गुफाएं फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, ये एग्जाम्पल है किसका, गुहा लेख का। तो इतनी चीज़ें के विषय में आप जानकारी आप फ्रेंड रखे रहेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक आधार ऐसा बताया कि जो ठीक है, जो जितने भी अभिलेख हैं उनको मैंने क्लासिफाई किया। एक क्लासिफिकेशन हमने ऐसा किया कि जिसके आधार पर हमने देखा कि अभिलेख के प्रकार में हमने दो प्रकार के विषय में डिस्कशन किया। एक प्रकार ऐसा है जिसे बोलते हैं सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख को क्या किया जाता था, किसी राजा अथवा शासक के द्वारा क्या किया जाता था, लगाया जाता था। और दूसरा जो आधार था उसे क्या बोलते हैं, निजी अभिलेख। और निजी अभिलेख जानते हैं किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता था, लगाया जाता था। एंड उसके साथ साथ फिर हमने स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार के विषय में मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो लेख है जिसे बोलते हैं स्तंभ लेख, इसमें हमें बहुत सारे अशोककालीन स्तंभ लेख मिल जाते हैं, जिसके विषय में हम क्या करेंगे, अध्ययन आगे नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो में करेंगे। एंड उसके साथ साथ दूसरा हमें मिल जाता है शिलालेख, जिसमें हम अशोककालीन बहुत सारे शिलालेखों के विषय में अध्ययन करेंगे और उस पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं अशोककालीन के शिलालेखों पर, ठीक है। एंड उसके साथ साथ तीसरा जो हम लेख पढ़ रहे हैं वो क्या है, गुहा लेख, मतलब गुफाओं पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुहा लेख कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बराबर की गुफाएं। तो इतना चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसके आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।